Hello students, let us our class. Today our topic is hunger, hardship and popular revolt. देखिए कोई भी रिवोल्ट होता है तो उसके कई सारे रीजन्स होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन जो है हंगर और हार्डशिप भी होती है। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि आइडिया ऑफ नेशन को लाने में रोमांटिसिज्म की जो स्पिरिट है उसका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें हैं कि जिसने नेशनलिज्म की भावना को बहुत ज़्यादा तेज किया और लोगों के अंदर जो है रिवोल्यूशनरी भावना को लोग लाए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जान गए कल अपना किए खुद बनाएंगे कि हंगर और हार्डशिप का इसमें क्या जो है योगदान था। देखिए 1830 का जो डिकेड था वो यूरोप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस लेकर के आया था। क्राइसिस ये था कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और उस रेशियो से, जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस रेशियो से लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा था, यानी बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थी उस दौरान। और अनएम्प्लॉयमेंट जब आदमी होता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है विध्वंसकारी प्रवृत्तियां ही जो है जन्म लेती हैं। तो हंगर हार्डशिप का क्या योगदान था, कैसे है, इस पर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रांस में जो है वो पेरिस शहर में लोग काफी मात्रा में उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होने के बाद लोग सड़कों पर निकल पड़े और वहां का जो शासक था लुई फिलिप, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लुई फिलिप को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत एक किंग एक्सेप्ट किया गया था लोगों के द्वारा। और जब एक किंग एक्सेप्टेड हो गया था तो वहाँ पे कुछ राइट्स भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी वो पूरी पब्लिक को जो है सेटिस्फाई नहीं कर सके। और उसका रीजन ये होगा कि जब और भी कंडीशन आई, हंगर की कंडीशन आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई, तो उस दौरान लोगों ने जो है राजा को, किंग को ही दोषी समझा। तो सबसे पहले इनके अगेंस्ट उन लोगों ने कार्रवाई की और इसको जो है जबरदस्ती जो है गद्दी से, सिंहासन से इसको हटा दिया गया। और हटाने के बाद जो है इसको, जब लोगों ने इसको हटाया तो फ्रांस छोड़ करके ये भाग गया। और भागने के बाद जो है वहां पे एक दूसरी गवर्नमेंट कायम हुई और उस गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे कुछ स्टेप्स लिए जो कि लोगों को कुछ सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य की उसने। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि लोगों की मांग ये थी कि जो है गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक कंसेंट से चलनी चाहिए, पब्लिक कंसेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया कि वहां पे सफरेज यानी राइट टू वोट दिया गया, लोगों को राइट टू वोट दिया गया। जो लोग 21 ईयर्स के एबव थे, ओनली मेल्स को ये राइट दिए गए, पुरुषों को केवल अधिकार दिया गया, महिलाओं को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि महिलाएं भी उस दौरान जो है मूवमेंट में संलग्न थीं और वो भी मांग कर रही थीं, फिर भी जो है अभी महिलाओं को राइट टू वोट नहीं मिला। केवल 20 ईयर्स के जो एबव मेल्स लोग थे उनको जो है राइट टू वोट दिया गया। इसके अलावा राइट टू वर्क को मान्यता दी गई, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, यानी ये माना गया कि हर एक सिटीजन को सरकार की तरफ से या कहीं भी कैसे भी उसको अपनी आजीविका का साधन पाने का अधिकार है और जो है वो आजीविका से अपना वो जीवन चलाए, इसका दायित्व भी सरकार का है। तो सरकार ने माना, क्या माना, राइट टू वर्क यानी काम के अधिकार को मान्यता दी गई। तो ये तो था जो है वहां के पब्लिक का एक तरह से देखा जाए। फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण रिवोल्ट था जो इसी से उत्पन्न हुआ था वो हुआ था सेलेसिया में। सेलेसिया भी यूरोप में एक जगह है, वहां पे 1845 में जो है एक रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट किसका था, वेवर्स का। वेवर्स जो होते हैं वो कॉटन से कपड़ा बुनने का काम करते थे उस दौरान। और इनकी क्या समस्याएं थी
इसको जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जोड़ करके देखना होगा। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई तो इंग्लैंड में जो है कारखानों में मशीनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़ा बनने लगा, कॉटन का कपड़ा बनने लगा मशीनों से। और ये जो वेवर्स थे बाकी जगहों पे, अभी जहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आई थी वहाँ पे ये वेवर्स अभी अपने हाथ से कपड़ा बुनते थे। तो आप देखेंगे कि जो कारखाने का बना जो कपड़ा था और जो हाथ से बुना गया कपड़ा था, तो उसमें हाथ से बुना गया कपड़ा ज़्यादा महंगा होता था, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा लगती थी और जो समय भी ज़्यादा लगता था, तो ये लोग अपनी कीमत ऊँची रखते थे और कारखाने वाले जो वस्त्र थे उनकी कीमतें कम थी। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि लोग अब इनके बुने गए कपड़े नहीं खरीदते थे। तो इनके सामने भी एक प्रकार की हंगर यानी भूखमरी की स्थिति आ गई। ये लोग क्या करते थे, इनकी एक और भी समस्या थी कि इनसे उस समय जो ठेकेदार थे जो बिजनेस करते थे कपड़े का, वो इनसे जो है कम कीमत में कपड़ा खरीदते थे और उसी कपड़े पर वो जो है वो मार्केट में बेच करके ज़्यादा लाभ भी कमाते थे, ज़्यादा स्टॉक कर लेते थे। इनको जरूरत होती थी तुरंत अपना माल बेच देते थे और वो इकट्ठा करके काफ़ी समय तक कलेक्ट करके उसके बाद वो बेचते थे। इसका भी इनको नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो ये कंडीशन आई कि जब ये लोग भी हंगर और हार्डशिप के शिकार होने लगे तो इन लोगों ने भी इकट्ठे हो करके और क्या किए कि जो भी उस समय जो गवर्नमेंट का जो भी प्रतीक चिन्ह था, राजमहल हुआ, अधिकारियों के घर हुए, ठेकेदारों के घर हुए, वहाँ पे ये लोग जो है पूरा इकट्ठा हो करके गए और जा करके पूरा तोड़ फोड़ किए और जो भी चीज़ें हैं वहाँ कहीं आगजनी की, कहीं आग लगा दी, कहीं और कुछ किया। तो इसके फलस्वरूप सेना भी बुलाई गई और बहुत सारे वेवर्स अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि वेवर्स का ये जो रिवोल्ट था उसको भी जो है सरकार ने दबा दिया उसको भी। लेकिन फिर भी जो है ये हंगर और हार्डशिप ने जो है एक रिवोल्ट की स्थिति पूरे यूरोप में पैदा तो कर ही दी थी। और इसका रीजन ये हुआ कि धीरे धीरे जो आम आदमी थे, जनरल पीपुल, उनके मन में ये भावना धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही थी कि शासन प्रणाली, गवर्नमेंट की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जो पीपुल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और क्या कहते हैं, पीपुल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और साथ ही साथ जो है एक राष्ट्रीय राज्य मतलब नेशनल स्टेट्स की अवधारणा को भी बल मिला कि एक देश होना चाहिए। बिखरे हुए लोग जो इधर उधर हैं वो अपने अंदर एक सामूहिकता की भावना महसूस कर सके। एक जो है नेशनल गवर्नमेंट हो, राष्ट्रीय सरकार हो जो कि पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो शासन करे। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। रेड होता है, चालू है, हाँ रेड होता है, हाँ रेड होता है।